एपिसोड 411-420 अध्याय 411 130 प्रतिद्वंद्वी टकराव आसानी से कुचल दिए गए। दूसरा अपडेट _3। एक ही वाक्य ने किंडू का चेहरा पीला कर दिया। यानसोंग ने अनजाने में अपने होठों को ऊपर की ओर मोड़ लिया। प्रेम में उसका ये प्रतिद्वंद्वी आसानी से कुचल दिया गया। तुम देख ही चुके हो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। याया तुम्हें भाई मानती है और मैं उसके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाहता। अगर तुम आपत्ति करते रहे तो मैं और कुछ नहीं कह सकता। देखते हैं कि समय आने पर यूनिया तुम्हारा साथ देती है या मेरा। वे शब्द सचमुच दिल को छू लेने वाले थे। बेशक अगर तुम हठधर्मी बने रहे तो हो सकता है कि तुम्हें याया के मन में तुम्हारे लिए बची आखिरी थोड़ी सी मोहब्बत भी खत्म करनी पड़े। उसने अपने होठों के कोने को थोड़ा ऊपर उठाया जिससे वह कुछ शरारती लग रहा था। हालांकि शब्द चुभने वाले थे, वे सभी सत्य थे। किंडू ने मुड़कर उदासीनता से कहा, अगर तुमने एक दिन भी उसके साथ विश्वासघात करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी के छोर तक ढूंढकर मार डालूंगा। यानसोंग के होंठ हल्के से मुड़े। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगी। यानसोंग को अकेले लौटते देख यूनिया खुद को पूछने से रोक नहीं पाए, भाई अडू कहाँ हैं? यानसोंग ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। उसे एक फ़ोन आया था। लगता है कंपनी में कोई आपातकालीन स्थिति थी, इसलिए वह पहले चला गया और उसने मुझे उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगने को कहा। उस अप्रिय व्यक्ति के चले जाने से हवा भी अधिक ताज़ा लग रही थी। ओह, यूनिया को कुछ अंदाजा था, लेकिन उसने समझदारी से ज़्यादा सवाल न पूछने का फैसला किया। अचानक यानसोंग यूनिया के करीब आ गया, जो सहज रूप से पीछे हट गई। तभी उसके कानों में उसकी गहरी आवाज़ गूंजी, भाई अडू, आप तो बड़े स्नेह से भरे लग रहे हैं। बताए, मेरे कितने और प्रेम प्रतिद्वंद्वी बचे हैं? यूनिया ने उसे एक नज़र देखा और हंसे बिना नहीं रह सकी। मुझ पर फिदा कई लड़के हैं। मुझे भला कैसे पता चलेगा कि वे सब कौन हैं? यानसोंग की निगाहें गुस्से से लाल हो गईं, मानो वह कभी भी भड़क उठेगा। यूनिया उसे और ज्यादा नाराज न करने के लिए जल्दी से अपनी बाहों में उसे लपेट लिया और प्यार से बोली, अरे उस बारे में चिंता करना छोड़ दो। तुम्हें बस इतना जानना है कि मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे बाकी पुरुषों के चेहरे भी याद नहीं हैं। हम आज तो भाई अडू आ गया, कौन जाने कल भाई हसान, भाई हसी आ जाएं। मैं सच में तुम्हें अपनी जेब में बंद करना चाहता हूं ताकि कोई और तुम्हारे बारे में सोच भी न सके। यूनिया ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ हिलाया और कहा, अब और नहीं होंगे। वह यूनिया के आकर्षण से भलीभांति परिचित था। ऐसा लग रहा था कि अब उसे और भी सतर्क रहना होगा। जो कोई भी उसे दोबारा देखने की हिम्मत करेगा, उसे कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। फिल्म शुरू होने ही वाली थी। यानसोंग ने टिकट का भुगतान किया और यूनिया को चौथी मंजिल पर ले गया। आज रात सिनेमाघर काफ़ी भरा हुआ था, ज़्यादातर जोड़े ही थे। यानसोंग ने साइन बोर्ड पर एक नज़र डाली और थिएटर 4 को ढूंढ लिया। टिकट काउंटर पर लंबी लाइन लगी हुई थी और उसने यूनिया को लाइन के अंत में खड़ा कर दिया। यूनिया ने फिल्म के टिकट लिए और उन्हें एक नज़र से देखा। भूतिया शहर का आतंक, ये स्पष्ट रूप से एक हॉरर फिल्म थी। यूनिया ने उसकी आस्तीन खींचते हुए कहा, क्या हमने रोमांटिक एक्शन फिल्म देखने का वादा नहीं किया था? मैं इतनी दूर आए और तुम मुझे ये दिखा रहे हो। यानसोंग कुछ घबराई हुई लग रही थी और उसने उसे घूरते हुए कहा, अगर तुम सच में देखना चाहती हो तो एक दिन मैं तुम्हें ढेर सारी डिस्क दिलवा दूंगी ताकि तुम जी भर के देख सको। यूनिया की आंखें गुस्से से घूमने लगी, फिर वह अचानक उसके करीब झुक गई, अपनी बाहों से उसकी गर्दन को घेर लिया और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, क्या तुमने इसे कभी देखा है? यानसोंग ने अपना हाथ उठाया और उसके सुडौल नितंबों पर हल्के से थप्पड़ मारा। बकवास कर रही हो, मैं इस तरह की चीजें कैसे देख सकता था? यूनिया ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं होता। किशोरावस्था के दौरान हर लड़के ने कुछ वयस्क फिल्में देखी ही होंगी। यानसोंग ने गुस्से से कहा, मैंने नहीं किया, मतलब मैंने नहीं किया। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? यूनिया ने मुस्कुराते हुए उसके होठों पर एक हल्की सी चुंबन दी, तो फिर तुम इसे भविष्य में भी नहीं देख पाओगे। यानसोंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। यूनिया ने सहज भाव से उत्तर दिया, मेरे अलावा तुम किसी अन्य महिला के नग्न शरीर को नहीं देख सकते, यहाँ तक कि अपने विचारों में भी नहीं। वह स्वभाव से ही दबंग थी। यानसोंग के होंठ हल्के से मुड़े। और तुम्हें पता है, दूसरों को ऐसा करते देखना उतना संतोषजनक नहीं होता जितना खुद करने में होता है ना? फिर उसने मोहक निगाहों से यानसोंग की ओर देखा। यानसोंग की सांसें गहरी हो गईं और उसने उसे खतरनाक ढंग से घूरते हुए कहा, तुम आग से खेल रही हो। यूनिया ने खुशी से चहकते हुए कहा, यह एक सार्वजनिक स्थान है, आप यहाँ क्या कर सकते हैं? इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाती, यानसोंग ने झुककर उसके होठों को चूम लिया। यूनिया ने उसे धक्का देते हुए माफ की आवाज़ निकाली, क्योंकि वह इस तरह के सार्वजनिक स्थान पर खबरों में आना नहीं चाहती थी। यानसोंग ने उसे जोश से चूमा और फिर अलग हो गया। उसने अपना हाथ उठाकर उसके होठों के कोने पर लगी लार को पोंछा और हंसते हुए कहा, देखते हैं मेरी हिम्मत होती है या नहीं। यूनिया को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो और वह यानसोंग के आलिंगन में छिपने से खुद को रोक नहीं पाए। यानसोंग ने उसे गले लगाया और नीचे देखते हुए मुस्कुराया, अब तुम डर गई हो, है ना? यूनिया ने धीरे से नाक सिकुड़ी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बेहद खुशी महसूस हुई। उनके सामने खड़ी दो लड़कियां जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थीं और शायद सबसे अच्छी दोस्त थीं, शोर सुनकर पीछे मुड़ी और तुरंत ही प्रशंसा से उनका मुंह खुला रह गया। ये लड़का बेहद आकर्षक था। कुछ झिझक के बाद वे बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। हाय हैंडसम, आप किस स्कूल से हैं? यानसोंग ने दोनों लड़कियों पर ठंडी नजर डाली। यूनिया के साथ उसका जो गर्मजोशी भरा और शरारती व्यवहार था, वह पूरी तरह गायब हो गया और ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रहा हो, मुझसे दूर रहो। लड़कियों को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उनकी निगाहें बार बार उसकी ओर जा रही थीं। वे इस बात को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थीं कि उसकी बेरुखी ही उसे और अधिक आकर्षक बना रही थी। अध्याय 412 130 प्रतिद्वंद्वी गतिरोध आसान जीत। दूसरा अपडेट _4
यूनिया ने यानसोंग के आलिंगन से अपना सिर उठाया, दोनों लड़कियों को देखकर मुस्कुराए और कहा, माफ करना, मेरे प्रेमी को मेरे अलावा किसी और महिला से बात करने की आदत नहीं है। वह बयान अटपटा था, फिर भी उसमें एक मौन गर्व और शे की झलक रही थी। जैसे ही दोनों लड़कियों को उस लड़की का चेहरा साफ दिखाई दिया, उनकी आंखों में हैरानी की झलक दिखाई दी। एक दूसरे को देखने के बाद उन्होंने अपने होंठ आपस में दबाए और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है और वह बहुत सुंदर भी है। तुम सचमुच भाग्यशाली हो। उनके लहजे में ईर्ष्या और जलन दोनों थी। यूनिया ने बस मुस्कुरा दिया, न तो इसकी पुष्टि की और न ही इससे इनकार किया। उस युवक की निगाहें शुरू से अंत तक अपनी बाहों में पकड़ी लड़की पर टिकी रहीं। उसने एक बार भी उन दोनों महिलाओं की तरफ नहीं देखा, जिससे वे निराश हो गईं। ये किसी और का प्रेमी था। टिकट चेक कराने की बारी उनकी थी और चेक पूरा होने के बाद उन्होंने सिनेमा हॉल में अपनी सीटें ढूंढ लीं, 5वीं पंक्ति में, बिल्कुल बीच में, सबसे अच्छी जगह। इससे भी बेहतर बात यह थी कि सिनेमाघर में जोड़ों के लिए सीटें थीं, जो सोफे जैसी थीं और दोनों तरफ काफ़ी ऊंचे आर्मरेस्ट लगे थे, जिससे बेहतरीन गोपनीयता मिलती थी। वे बिना किसी के देखे जाने की चिंता किए अपनी मनमर्जी कर सकते थे। यूनिया ने मन ही मन सोचा कि यानसोंग ने अच्छी जगह चुनी है। जैसे ही वह बैठी, यानसोंग ने उसके कान में फुसफुसाया, थोड़ी देर रुको, मैं अभी वापस आता हूँ। फिर वह झट से कुर्सी से उठ गया। यूनिया सोफे पर पीछे की ओर झुक गई। फिल्म अभी शुरू नहीं हुई थी और उसमें सिर्फ विज्ञापन ही विज्ञापन थे। वह उब गई थी, इसलिए उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाल लिया। युनजान के संदेशों से यूनिया का फ़ोन लगभग भर गया था। वह मिलने का अनुरोध कर रहा था और उसने जगह भी तय कर ली थी और जोर दे रहा था कि यूनिया को हर हाल में आना ही होगा। उसने मिलने का समय 7 बजे तय किया था। यूनिया ने समय देखा, 7:30 बज चुके थे। आज रात मैं व्यस्त हूँ और नहीं आ पाऊंगा, क्षमा करें। दूसरी ओर से तुरंत रोने वाला इमोजी भेजकर जवाब दिया गया, मैं कल राजधानी वापस जा रहा हूँ। स्वामी जी, आपने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? क्या आपको नहीं पता कि मैं खास तौर पर आपके लिए ही जियांगजो आया था? आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? उनकी कुंठा और गुस्सा शब्दों के बीच स्पष्ट रूप से झलक रहा था। यूनिया ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, दरअसल हम पहले ही मिल चुके हैं। मुझसे झूठ मत बोलो गुरुजी, मैं आपसे कैसे मिल सकता था? अगर आप मुझसे मिलना नहीं चाहते तो सीधे सीधे कह दीजिए। ऐसे घटिया बहाने से मुझे ठुकराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आह, ये बहुत दुखद है। 6 फुट लंबा एक व्यक्ति, काले सूट और नीली बिंदीदार टाई पहने हुए। आपकी बाईं आंख के कोने के पास एक तिल है। हे भगवान, क्या आपने सचमुच मुझे देखा है? कहाँ और कब? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। रुकिए, आपने मुझे कैसे पहचाना? और उससे भी महत्वपूर्ण बात, मैंने आपको नहीं पहचाना। गुरुजी, आपको मुझे बताना होगा कि आप कौन हैं। भाग्य के रहस्यों को प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। उसी समय यानसोंग वापस आ गया। यूनिया ने अपना फ़ोन अपने बैग में रख लिया और यानसोंग ने उसके बाएं हाथ में जूस और दाएं हाथ में पॉपकॉर्न का डिब्बा थमा दिया। फिल्म देखते समय इसे खाएं। यूनिया ने मुस्कुराते हुए इसे स्वीकार किया और कहा, भाई यान कितने विचारशील हैं। तभी थिएटर की बत्तियां धीमी हो गईं और फिल्म का शुरुआती संगीत बजने लगा। यूनिया ने अपने पैरों को ऊपर की ओर मोड़ लिया और यानसोंग के आलिंगन में एक आरामदायक स्थिति पाली। फिल्म की शुरुआत स्क्रीन पर खून से लथपथ दृश्य से हुई, जो स्क्रीन पर नीचे की ओर बह रहा था, इतना भयावह रूप से यथार्थवादी कि दर्शकों के बीच सदमे की आहें गूंज उठीं। अचानक स्क्रीन से एक हाथ बाहर निकला, जिससे कई लड़कियां चौंक गईं और चीखने लगीं। हालांकि यूनिया के लिए ये सभी प्रभाव बच्चों का खेल थे। यानसोंग ने अपनी भौहें चढ़ा लीं, यूनिया को अपनी बाहों में बिना किसी भावभंगिमा के आराम से बैठे हुए देखकर, और सोचने लगा कि चीजें इस तरह नहीं होनी चाहिए थीं। आखिर उसकी प्रेमिका बाकी सबकी प्रेमिकाओं से अलग क्यों थी? यूनिया को ये शो बहुत पसंद आ रहा था। उसे महिला भूत की प्रतिशोध की कहानी बेहद दिलचस्प लग रही थी। खास तौर पर वह दृश्य जिसमें मुख्य किरदार की मौत के लिए जिम्मेदार बहन आईने के सामने बैठकर तैयार हो रही थी। आईब्रो पेंसिल लगाते समय अचानक आईने से एक पीला नीला हाथ निकला और उसकी कलाई पकड़ ली। नाखून लंबे थे और मांस में चुभ गए। खून की बूंदें बहने लगी और महिला डर से चीख पड़ी। उसकी चीख इतनी भयानक थी मानो छत को फाड़ देगी। फिर एक अस्त व्यस्त महिला भूत दर्पण से बाहर निकली। एक ऐसा दृश्य जिसने वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों को झकझोर दिया और सिनेमाघर रुक रुक कर चीखों से भर गया। यूनिया को लगा कि महिला भूत के लिए विशेष प्रभाव और बेहतर हो सकते थे, लेकिन माहौल काफी अच्छा था। ऐसा लग रहा था कि बहन एक नई अभिनेत्री थी। उसका भावनात्मक प्रदर्शन उतना प्रभावशाली नहीं था, वरना दृश्य और भी शानदार होता। कितना अफसोस की बात है। उसी क्षण उसकी कमर पर लिपटा हाथ अचानक कस गया। यूनिया ने मुड़कर यानसोंग की ओर देखा, जो भौहें चढ़ाए हुए और स्पष्ट रूप से नाखुश दिख रहा था। यूनिया पूछने ही वाली थी कि क्या हुआ है कि तभी उसे अचानक एहसास हुआ और उसने दबे स्वर में मुस्कुरा दिया। अध्याय 413, 130 प्रतिद्वंद्वी गतिरोध आसान जीत। दूसरा अपडेट _5। कितना भयानक! वह कांपते हुए उसके आलिंगन में सिमटते हुए बोली। उसके पतले कंधे थरथरा रहे थे। यानसोंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने संतुष्टि से भरे भाव से अपने होठों को सिकोड़ लिया और उसे कसकर गले लगा लिया। यूनिया ने मन ही मन खुद को बचकाना होने के लिए कोसा, लेकिन फिर भी उसने ऐसा ही किया। जब भी कोई डरावना दृश्य दिखाई देता तो वह यानसोंग की बाहों में दुबक जाती, सचमुच एक कमजोर दयनीय पक्षी की तरह जो दूसरों पर निर्भर है। यानसोंग ने धीरे से उसके कंधों पर थपथपाया और उसे प्यार से दिलासा दिया। दूसरे भाग में वास्तव में एक प्रेम दृश्य था, जहां महिला मुख्य किरदार किसी पर झुकती है, पुरुष मुख्य किरदार के साथ एक भावुक रात बिताती है, पुनर्जन्म से पहले इस जीवन में अपने संबंधों को सुलझाती है। दृश्य का चित्रण बेहद खूबसूरत और मार्मिक तरीके से किया गया था, लेकिन साथ ही यह काफी स्पष्ट भी था। यूनिया ने जल्दी से यानसोंग की आंखों को ढकते हुए कहा, मत देखो। नायिका बहुत ज्यादा दिखा रही थी और इसके बारे में सोचना भी उसे असहज कर रहा था। यानसोंग के होंठ हल्के से मुड़े। न्याय तो न्याय है, तुम भी नहीं देख सकते। तो मैं नहीं देखूंगी। यूनिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं।
हालांकि अब जब वह देख नहीं रही थी तब भी उसे वो आवाज़ें सुनाई दे रही थीं और आनंद की उन आवाज़ों से यूनिया को सिहरन महसूस हो रही थी। वह यान सोंग के पास बैठी थी, उनकी त्वचा एक दूसरे को छू रही थी और यह कुछ अस्पष्ट और अजीब सा लग रहा था। यान सोंग ने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा और धीरे से उसे सहलाया। उसकी हथेली की गर्मी तीव्र थी जिससे एक झुलसा देने वाला निशान बन गया। यूनिया ने दबी हुई आवाज़ के साथ अपना सिर थोड़ा पीछे झुकाया और उसे कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल दुनिया उसके चारों ओर घूमने लगी और वह सोफे पर लेटी हुई थी और उसकी लंबी आकृति उस पर दबाव डाल रही थी। कोमल और प्यार भरे चुंबन उसकी बाहों, उसकी आंखों, उसके कानों के पीछे, उसकी गर्दन, उसकी छाती पर पड़े। यूनिया ने अचानक उसे हाथ से धक्का दिया। नहीं, वह फिर से नियमों का उल्लंघन कर रहा था। फिर भी यान सोंग ने उसकी बात नहीं सुनी। उसका मोटा हाथ मछली की तरह चिकना होकर उसके कपड़ों के अंदर चला गया। उसके उभरते हुए निपल्स को अचानक चुटकी से दबाया गया जिससे यूनिया कराह उठी और अनजाने में उसका शरीर मुड़ गया। तुम बहुत बुरे हो। यान सोंग ने शरारती मुस्कान के साथ उसके होठों को चूमा और कहा, ये अभी बहुत छोटे हैं, जल्दी बड़े हो जाओ। यूनिया का चेहरा इतना लाल हो गया मानो खून निकल आएगा। फिर अचानक उसने अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया और दुखी होकर कहा, क्या तुम मुझे इसलिए नीचा समझोगे क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ, भाई यान? यान सोंग चौंक गया, फिर हंसते हुए सिर हिलाया और बोला, इसीलिए अगले कुछ वर्षों में तुम्हें इतना बढ़ने का ध्यान रखना चाहिए कि एक हाथ भी तुम्हें संभाल न सके। जैसे जैसे यूनिया उसकी अभद्र बातें सुनती गई वह खुद को रोक नहीं पाए और उसने हल्के से उसकी छाती पर एक मुक्का मारते हुए कहा, बेवकूफ़। यान सोंग ने उसका हाथ पकड़ा और उसे प्यार से चूमते हुए मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, क्या तुम्हें ऐसा बदतमीज पसंद है? यूनिया का दिल गहरी भावनाओं से भर उठा जब उसने अपने इतने करीब के चेहरे को देखा। इस जीवन में हम अनजाने में यहाँ तक आ गए हैं। भाई यान, आप जो भी चाहें मैं आपको दे दूंगी। उसके चेहरे पर एक सौम्य, अत्यंत शांत मुस्कान खिल उठी जो अंधेरे में भी चमक रही थी। यान सोंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। मुझे अच्छा लगता है, चाहे तुम बदतमीज हो या दरिंदे, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ये कहते हुए उसने पहल की और उसका सिर नीचे झुकाकर उसके होठों पर चुंबन लिया। उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने कितनी देर तक चुंबन किया, लेकिन यान सोंग धीरे धीरे असंतुष्ट होने लगा क्योंकि उसका हाथ उसके शरीर पर घूमने लगा, उसकी त्वचा को गर्म लोहे की तरह गर्माहट से झुलसा रहा था। वह बेचैनी से हिलने लगी और उसकी उंगलियां अनजाने में किसी चीज को छू गईं। यूनिया ने ध्यान से देखा कि उसके हाथ में क्या है और अचानक यान सोंग को खुद से दूर धकेलकर बैठ गई। उसने यान सोंग की ओर भौहें चढ़ाकर देखा, उसकी आंखों में कुछ जटिलता झलक रही थी। भाई यान, हालांकि वह लंबे समय से तैयार थी लेकिन निश्चित रूप से अभी के लिए नहीं, और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि भाई यान के मन में ऐसे विचार थे। उसके दिल की गहराई में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं। उसकी हथेली में जो कुछ था उसे देखकर यान सोंग ने अनजाने में अपनी जेब टटोली और निराशा के साथ महसूस किया कि वह उसकी जानकारी के बिना ही गिर गया था। क्या यूनिया ने उसे गलत समझा होगा? वह सचमुच निर्दोष था। मन ही मन सू जून को कोस रहा था। यूनिया, तुम गलत मत समझना, यह मेरा नहीं है। जितना ज्यादा वह समझाने की कोशिश करता बात उतनी ही बिगड़ती जाती, इसलिए उसने बस अपनी किस्मत के हवाले कर दिया। तुम मुझे जैसे चाहो डांट सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। यूनिया को अपनी हथेली में मौजूद चीज से अपने दिल में जलन महसूस हुई। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और वह चुपचाप अपने होंठ काटने लगी। उसे इस हालत में देखकर यान सोंग को सहज रूप से घबराहट महसूस हुई और वह उसे गले लगाना चाहती थी। यूनिया थोड़ा पीछे हट गई और यान सोंग रुक गया। उस पर भौहें चढ़ाते हुए बोला, यूनिया रो मत, मेरा मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। यूनिया ने सिसकते हुए आत्मनिंदा भरी हंसी हंसते हुए फिर अचानक खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया। मैं जल्द ही 16 साल की हो जाऊंगी। अगर भाई यान मुझे चाहते हैं तो मैं खुद को आपको सौंप दूंगी। क्या उसने पहले ही इस व्यक्ति के साथ रहने का फैसला नहीं कर लिया था? अब हिचकिचाने की क्या बात थी? चूंकि वह खुद को समर्पित करना चाहती थी तो वह वही करेगी। यान सोंग एक पल के लिए चौंक गया, फिर उसने अपनी बाहों में पकड़ी लड़की की ओर देखा। उसकी नाक थोड़ी लाल थी और उसकी पलकों पर आंसू चिपके हुए थे जो घास पर बारिश की बूंदों की तरह कांप रहे थे और धीरे धीरे उसकी सारी समझ को झकझोर रहे थे। अध्याय 414 130 प्रतिद्वंद्वी गतिरोध आसान जीत। दूसरा अपडेट _6। होटल में पिछली बार के विपरीत उसका दिल कांप उठा क्योंकि यह पहली बार था जब वह इतनी सक्रिय थी। न कोई मजाक था, न कोई परीक्षा, बल्कि यह उसके सामने एक सच्चाई का बहुत ही ईमानदारी से स्वीकारोक्ति थी। किसी लड़की द्वारा ऐसे शब्द बोलना यह दर्शाता है कि उसके मन में उसके लिए कितनी गहरी भावनाएं थीं। उसका दिल उमड़ रहा था और दर्द से तड़प रहा था। वह खुद को रोक नहीं पा रहा था और उसे इतनी जोर से गले लगा रहा था कि मानो वह उसकी हड्डियों में समा गई हो। मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? यूनिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मन में काफी संघर्ष करने के बाद उसने अपना मन बना लिया था। तब तक फिल्म खत्म हो चुकी थी, बत्तियां जल चुकी थीं और लोग एक एक करके बाहर निकलने लगे थे। यूनिया और यान सोंग सबसे आखिर में निकले। यूनिया विचारों में डूबी हुई थी, उसे फिल्म के अंत का भी पता नहीं था। यान सोंग ने अपना कोट उतारकर उसके कंधों पर डाल दिया और उसका हाथ थामे हुए उसे सिनेमा हॉल से बाहर ले गया। अनजाने में ही बाहर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। उन दोनों के पास छाता नहीं था। यान सोंग ने अपना कोट उतारकर यूनिया का सिर ढक दिया और जैसे ही वह उसे घर ले जाने के लिए टैक्सी बुलाने वाला था, यूनिया उसकी बाहों में सिमट गई और अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिया। आज रात वापस नहीं चलते? यान सोंग ने उसकी ओर नीचे देखते हुए कहा, काफी देर हो गई है, मुझे तुम्हें घर ले जाकर आराम करने देना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ आपकी बाहों में ही चैन से सो सकती हूँ। भाई यान, मैं आज रात आपके साथ रहना चाहती हूँ। बोलते बोलते वह उनकी खुशबू को गहराई से महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। यान सोंग ने अपने होंठ सिकुड़े, अपनी घड़ी देखने के लिए अपना हाथ उठाया। समय था 9:05। ठीक है, चलिए होटल चलते हैं। नहीं, मैं तुम्हें कहीं ले चलूंगा।
एक टोयोटा एसयूवी उनके बगल में आकर रुकी। यूनिया ने उसका हाथ पकड़ा और गाड़ी में बैठ गई। डू शान ने यूनिया की ओर मुड़कर देखा और कहा, मिस। उसकी आंखों ने सूक्ष्मता से यान सोंग का जायजा लिया। यान सोंग ने उसकी ओर भौहें चढ़ाकर देखा। यूनिया यान सोंग की बाहों में सिमटकर बिना ऊपर देखे बोली, जेलिन के लिए। कार धीरे धीरे यातायात में शामिल हो गई। कुछ ही देर में कार एक मध्यम श्रेणी के आवासीय क्षेत्र में रुक गई। डू शान ने यूनिया को एक चाबी सौंपी, जिसे उसने अपनी हथेली में पकड़ कर लिया और यान सोंग को कार से बाहर खींच लिया। यान सोंग ने यूनिया की हथेली को चुटकी से दबाया। यूनिया ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसके गाल लाल हो गए, उसकी आंखें नम हो गईं, उसकी निगाहों में एक अलग ही तरह का आकर्षण था। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यूनिया मुस्कुराई और बोली, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। बारिश तेज होती जा रही थी। यूनिया ने यान सोंग को खींचकर बारिश में बेतहाशा दौड़ाया। इमारत ढूंढी और लिफ्ट लेने के बजाय बिना हॉर्न पे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती चली गई, जब तक कि वे छठी मंजिल पर नहीं पहुंच गए। यूनिया पसीने से भीग चुकी थी, जबकि यान सोंग अभी भी आराम से थी। यूनिया ने चाबी निकालकर दरवाजा खोला और यान सोंग को अंदर खींच लिया। कमरा अंधेरा था, कोई बत्ती नहीं जल रही थी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, यूनिया ने अचानक यान सोंग को दरवाजे से सटा दिया और पंजों के बल खड़े होकर उसके होठों को चूमने लगी। उसकी सांसें गर्म थीं, शरीर से गर्मी निकल रही थी और सांसें उथली थीं। इसी वजह से उसके चुंबन थोड़े उग्र थे। यान सोंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने यूनिया को पहले कभी इतना उत्सुक नहीं देखा था। एक हाथ उसकी कमर पर टिका था, उसे अपने करीब खींच रहा था। दूसरा हाथ उसके सिर के पिछले हिस्से पर थामे हुए था। चुंबन दिल से भरा और कोमल था, इतना गहरा कि रोंगटे खड़े हो गए। अपने प्रियजन को चूमना दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। कुछ समय बाद यूनिया उसकी बाहों में सिमट गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। दोनों के कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे और त्वचा से चिपके हुए थे। खासकर जब उनके गर्म शरीर एक दूसरे से कसकर चिपके हुए थे, तो उनके घर्षण ने उनके भीतर की तीव्र इच्छाओं को आसानी से जगा दिया। यूनिया ने झटके से स्विच को दबाया और कमरा तुरंत रोशन हो गया। तेज रोशनी के कारण आंखों को स्वाभाविक रूप से आंखें सिकुड़नी पड़ीं। यूनिया पहले ही वहां से हट चुकी थी। मैं नहाने जा रही हूँ। अपने हाथों में कुछ न होने से उसके दिल में एक खालीपन सा महसूस हुआ। यान सोंग ने मन ही मन खुद पर हंसते हुए कमरे का जायजा लिया। यह एक सिंगल बेडरूम का अपार्टमेंट था, जिसमें एक बेडरूम और 2 लिविंग रूम थे। इसे सुरुचिपूर्ण और सादगी से सजाया गया था और एक खुली रसोई थी जिसमें सब कुछ व्यवस्थित था। यान सोंग ने फ्रिज की ओर रुख किया और आश्चर्य से देखा कि उसमें ताजे फल और सब्जियां रखी थीं। क्या यूनिया भी कभी कभी यहाँ रुकती थी? उन्हें यह नहीं पता था कि यह अपार्टमेंट अस्पताल द्वारा यूनिया को आवंटित किया गया था। यूनिया ने जीडी को भी एक चाबी दी थी, जो कभी कभी सफाई करने आती थी, इस उम्मीद में कि यूनिया भी यहाँ रह सकती है। इसीलिए फ्रिज में हमेशा ताजी सब्जियां रहती थीं। मुख्य शयन कक्ष में पहुंचने पर एक विशाल बिस्तर सफेद चादरों और रजाइयों से ढका हुआ था। पहली नज़र में ये बहुत ही नीरस और सादा लग रहा था, लेकिन सफेद चादर पर चांदी के रंग के पैटर्न बने हुए थे, जो छूने में बेहद मुलायम और आरामदायक थे। बहते पानी की आवाज़ सुनाई दी और यान सोंग ने मुड़कर देखा। बाथरूम में कांच के स्लाइडिंग दरवाजे थे जिन पर भाप जमी हुई थी। हालांकि वह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे धुंधली सी एक सुंदर आकृति दिखाई दी। यान सोंग का दिमाग गर्म हो गया और उसने झट से अपनी नज़रें हटा लीं और खिड़की को थोड़ा सा खोलने के लिए आगे बढ़ा। अंदर आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू गई, जिससे उसका दिमाग थोड़ा सा तरोताज़ा हो गया। अध्याय 415 130 प्रतिद्वंद्वी गतिरोध आसान जीत। दूसरा अपडेट _7। उसकी उंगलियां खिड़की के किनारे को कसकर पकड़े हुए थीं। उसकी निगाहें गहरी और दबी हुई थीं। यूनिया, वह क्या करने की कोशिश कर रही थी? तभी अचानक बाथरूम का स्लाइडिंग दरवाजा खुला और यूनिया बाथरोब पहने बाहर निकली। उसके बाल गीले थे और पानी की बूंदें टपक रही थीं। जैसे ही उसने अपने बालों को सहलाया, हर बार हाथ उठाने पर बाथरोब के गैप से उसकी छाती पर बसंत का नजारा झलक रहा था। बाथरोब का किनारा उसके नितंबों को मुश्किल से ढक रहा था और जब उसने हाथ उठाया तो बाथरोब का किनारा शरारती अंदाज में ऊपर उठकर उसकी गोरी पतली जांघों को दिखा रहा था, जिससे मन में दबे हुए ख्याल जाग रहे थे। यूनिया ने यान सोंग को देखा। उसके गाल खिले हुए फूल की तरह भाप से लाल हो गए थे। भाई यान, आपको भी नहाना चाहिए, उसने कहा। यान सोंग ने उसे गहरी निगाहों से देखा और यूनिया ने अनजाने में अपनी निगाहें हटा ली और मेकअप काउंटर की ओर चलकर धीरे से अपने बालों को थपथपाया। मैं अब जा रहा हूँ, तुम आराम करो, उसने कहा और इतना कहकर वह जाने के लिए मुड़ गया। यूनिया का तौलिया पकड़े हुए हाथ क्षण भर के लिए रुका, फिर वह अचानक खड़ी हो गई। भाई यान, उसकी पुकार इतनी मोहक और मोहक थी कि उससे शरीर में झुंझुनी सी दौड़ जाती थी। यान सोंग के कदम थोड़े लड़खड़ा गए जब उसने अपना सिर घुमाया। अचानक उसकी आंखों की पुतलियां एकदम सिकुड़ गईं। बाथरोब जमीन पर सरक गया और रोशनी में उस युवती का सुंदर कीटोन युक्त शरीर एक चमकदार सफेद रोशनी बिखेर रहा था, मानो कोई फूल तोड़े जाने की प्रतीक्षा कर रहा हो और उसे प्यार से छूने वाले हाथों द्वारा काटे जाने की लालसा कर रहा हो। लड़की का बेहद खूबसूरत चेहरा कोमल मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ा। भाई यान, मत जाओ, मेरे साथ रहो। यान सोंग की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। क्या यही तुम चाहते हो? मैं तुम्हें यही दूंगी, उसने कहा। उसने चादर उठाए और उसे उसके ऊपर इस तरह लपेट दिया जैसे कोई पकौड़ी लपेटी गई हो और उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, जी यूनिया, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? यान सोंग, वह एक गलतफहमी थी। जब तक तुम बालिग नहीं हो जाती, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, उसने कहा। यूनिया ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या मैं उतनी आकर्षक नहीं हूँ? क्या इसीलिए तुम मुझे छूते भी नहीं हो? उसके शब्दों से आहत होकर यान सोंग ने अचानक उसे बिस्तर पर पटक दिया और उसके होठों को बेरहमी से चूमने के लिए नीचे झुक गया। उसके चुंबन में एक दंडात्मक जल्दबाजी और पागलपन झलक रहा था। यूनिया ने अपने हाथों से उसकी गर्दन को पकड़ लिया और निष्क्रिय रूप से उसकी हर हरकत को महसूस किया।
वे दोनों बिस्तर पर ऐसे लौट रहे थे जैसे भूखी मछलियां पानी के लिए बेताब हों, एक दूसरे के शरीर के मज्जा में विलीन होने के लिए भूख से चूस रही हों और तड़प रही हों। यान सोंग अचानक रुक गया, उसे पकड़े हुए अपना चेहरा उसके बादलों जैसे बालों में छिपाकर गहरी सांसें लेने लगा। यूनिया की उंगलियों ने धीरे से उसकी पीठ पर सहलाया, उसकी निगाहें पानी की तरह कोमल थीं। भाई यान, किसी का ध्यान न गया और यूनिया को ढकने वाली चादर पहले ही खिसक चुकी थी और उस क्षण वह उसके नीचे नग्न अवस्था में आज्ञाकारी भाव से एक शांत तालाब की तरह कोमल और लचीली पड़ी थी। मुझे जाना होगा, उसकी आवाज़ उसके कान में भारी सी सुनाई दी। यूनिया के लहजे में एक झुंझलाहट थी। मैंने कहा था कि मुझे सोने के लिए तुम्हारे बगल में रहने की ज़रूरत है, तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं है। यान सोंग ने गहरी सांस ली और यूनिया को और भी कसकर पकड़ लिया, जिससे यूनिया को सांस लेने में मुश्किल होने लगी। उन्होंने कहा, मुझे जियांगजोउ छोड़ना होगा। यूनिया चौंक गई, उसकी नज़रें कुछ हद तक उलझन भरी थीं, मानो वह उसके शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश कर रही हो। तुम कहाँ जा रहे हो? उसने अनजाने में पूछा। सेना को। उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छिपा लिया, उसकी आवाज़ मानो दूर से आ रही थी। मुझे माफ़ कर दो यूनिया। यूनिया ने सोचा, आखिरकार वह दिन आ ही गया। हालांकि उसने खुद को रोकने के लिए कहा, फिर भी आंसू बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में बहने लगे और वह दुख से रोने लगी। तुम झूठे हो। रोते हुए, तुमने कहा था कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। बेवकूफ़, मैं अब कभी तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दूंगी। यूनिया ने उसे धक्का दिया, लेकिन उसका भारी शरीर पहाड़ की तरह उस पर दब गया, हिलने डुलने को तैयार नहीं था। उसकी कोमल सिसकियां उसके दिल को छलनी कर रही थीं, हर सांस दर्दनाक रूप से कस रही थी और वह खुद को रोक नहीं पा रहा था, बस उसे और कसकर गले लगा रहा था। मुझे माफ़ करना, मुझे 3 साल का समय दो, जब तुम बालिग हो जाओगी तो मैं तुम्हारे लिए वापस आऊँगा, उसने कहा। इस बार यूनिया जोर जोर से रोने लगी, उसकी आंखों से आंसू और नाक बह रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे भाई यान से अलग होना पड़ेगा, लेकिन हकीकत ने उसे बेरहमी से चौंका दिया। दिल टूट गया और निराशा छा गई। ऐसा लगा जैसे किसी बिजली ने साफ आसमान को चीर दिया हो, जिससे उमड़ते बादल और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई हो। घबराहट में यान सोंग ने उसके आंसू पोंछने की कोशिश की। मैं तुम्हें बाद में बताने वाला था, लेकिन उसने आह भरी, मुझे माफ़ करना। इस वाक्य के अलावा उसे और कुछ कहना नहीं आता था। 3 साल, 1000 से ज्यादा रातें और दिन, क्या तुम बदल जाओगे? क्या तुम मुझसे प्यार करना बंद कर दोगे? यूनिया रुक रुक कर रोई, लेकिन फिर भी उसने एक ज़रूरी सवाल पूछ लिया। अपनी हंसी रोक न पाने के कारण यानसोंग ने अपनी नाक पकड़ी और कहा, तुम क्या बकवास सोच रही हो? क्या मुझे अपने शरीर पर कुछ बड़े अक्षरों में जी यूनिया की संपत्ति लिखवा लेना चाहिए ताकि तुम निश्चिंत हो जाओ? अध्याय 416 130 प्रतिद्वंद्वी गतिरोध आसान जीत दूसरा अपडेट _8। यूनिया की आंखें चमक उठी। यह अच्छा विचार है। इतना कहकर वह यानसोंग के नीचे से उठी, एक चादर ओढ़ी और भाग गई। आप कहाँ जा रहे हैं? चाकू लेने के लिए। यानसोंग ने अपना माथा छुआ, उसका मन कर रहा था कि वह खुद को एक थप्पड़ मार ले। जल्दी से यूनिया एक फल काटने वाला चाकू लेकर वापस दौड़ी और उसे उसकी ओर फेंकते हुए बोली, क्या तुम इसे खुद करोगे या मैं करूं? यानसोंग अचानक कांप उठी, उसे अचानक ठंड लगने लगी। उसने यूनिया की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, उसका भाव दयनीय और प्यारा दोनों था। हृदयविदारक होकर उसने चाकू उठाया और अपनी ही बांह पर वार करने के लिए तैयार हो गया। यूनिया ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे घूरते हुए कहा, बेवकूफ़, तुम ऐसा क्यों करोगे? यानसोंग ने भौहें चढ़ाते हुए तिरछी नज़रों से उसकी ओर देखा और कहा, क्योंकि मैं अपनी वफादारी साबित करना चाहता हूँ, वरना अगर तुम्हें तसल्ली नहीं मिली तो तुम क्या करोगी? यूनिया ने मुंह बनाते हुए कहा, तुमने जानबूझकर ऐसा किया, तुम्हें अच्छी तरह पता था कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए तुमने जानबूझकर मुझे दिखाया। सचमुच? यानसोंग ने कहा और यूनिया की असावधानी का फायदा उठाते हुए उसने एक कट लगाया, जिससे खून की बूंदें सफ़ेद चादरों पर ऐसे गिरने लगी मानो बर्फ में लाल बेर के फूल खिल रहे हों। यूनिया चीखी और अचानक उस पर झपटी, तुमने ऐसा क्यों किया? यानसोंग ने घाव से हवा अंदर खींची और ऐसा करते हुए यूनिया को घूरता रहा। वह किसी पिशाच की तरह लग रहा था, जिससे एक सिहरन पैदा हो रही थी। अचानक अपना सिर उठाकर उसने यूनिया के होंठों को सटीक रूप से चूम लिया। मुंह में खून का स्वाद भर जाने के कारण यूनिया ने दबी हुई आवाजें निकाली, लेकिन वह पीछे नहीं हटा और अपने मुंह का सारा खून यूनिया के मुंह में डाल दिया। यानसोंग ने एक हाथ से उसके सिर के पिछले हिस्से को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके गले को छुआ, धीरे से दबाया और गटक की आवाज के साथ यूनिया ने लार के साथ मिला हुआ सारा खून निगल लिया। यानसोंग ने धीरे से हाथ छोड़ा और यूनिया ने खून से सने हाथों से अपना मुंह पोंछा। उसे खुद भी नहीं पता था कि उस पल वह कितनी खूबसूरत लग रही थी। चादर में लिपटी हुई, उसका आधा सीना खुला हुआ, उसकी कॉलरबोन सधी हुई और आकर्षक, उसके आधे गीले बाल उसके पीछे काले बादल की तरह फैले हुए, जेड जैसी सफ़ेद त्वचा, धुंधली और हैरान करने वाली आंखें, और उसका छोटा सा चेरी जैसा होंठ चमकीले लाल खून से सना हुआ, एक मासूम पिशाचनी की तरह एक मोहक आकर्षण बिखेर रही थी। यानसोंग के मुंह में भी खून भरा हुआ था, उसकी निगाहें धुंध की तरह भारी थीं और वह धीरे से अपनी उंगलियों से उसके होठों के कोने से खून पोंछ रहा था। मेरा खून पीकर अब तुम मेरी हो। यूनिया के मुंह में खून का स्वाद भर गया था, उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी, फिर भी उसके शरीर का हर रोम उत्तेजना से कांप रहा था। उसने उसके होठों पर खून देखा, उसकी आंखें भूखे भेड़िए की तरह चमक उठी और अचानक वह उस पर झपटी, कौवा की तरह उससे चिपक गई और अपनी जीभ से उसके होठों से सारा खून चाट लिया। उसकी छोटी सी जीभ तैरती हुई मछली की तरह हिल रही थी, जहां भी जाती थी झुनझुनी भरी खुशी की लहरें बिखेरती थी, मानो कोई लालची बच्चा हो जो कभी संतुष्ट नहीं होता और हमेशा और अधिक चाहता है। यानसोंग की सांसें रुक गईं, उसने यूनिया को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचा। उसके मुंह पर लगे खून को देखकर उसकी भौहें तन गईं, लेकिन तभी उसने देखा कि यूनिया फुर्ती से अपने होठों के आसपास के खून को चाटकर साफ कर रही है। इस दृश्य ने यानसोंग की आंखों को गहराई से झकझोर दिया, मानो उसके शरीर का सारा खून उसके सिर में चढ़ गया हो।
उसके हाथ मुट्ठी में कसकर भींच गए, वह अपने भीतर की भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। यूनिया ने अपनी छाती पर खून की एक बूंद गिरते हुए देखी। उसकी त्वचा इतनी पीली थी कि वह बूंद विशेष रूप से गहरे लाल रंग की लग रही थी, मानो उसकी छाती पर सिंदूर का तिल खुदा हुआ हो। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से उसे पोंछा, फिर अपनी उंगली का सिरा मुंह में डाला और धीरे धीरे चूसना शुरू कर दिया। वे मोहक आंखें, वह मनमोहक आकृति, वे रहस्यमय रूप से शांत और कोमल चेहरे के भाव यानसोंग की नसों में गहरी हलचल पैदा कर रहे थे। यूनिया ने हल्की सी आह भरी, उसकी नज़र उसकी अभी भी खून बह रही बांह पर पड़ी, जिसने चादर को लाल रंग से रंग दिया था। मूर्ख, क्या तुम मरना चाहते हो? बोलते बोलते वह मेडिकल किट ढूंढने चली गई, लेकिन यानसोंग ने अचानक उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, तुम्हारे लिए मरना भी जायज है। यूनिया ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, इसलिए तुम्हें मरने की इजाजत नहीं है। उसने अपना हाथ उसके दिल पर रखा और कहा, मैंने तुम्हारे दिल की धड़कन सुनी, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। मैं बेहद ईर्ष्यालु स्त्री हूँ, मैं किसी और स्त्री को तुम्हें छूने नहीं दे सकती, नहीं तुम उनसे बात कर सकते हो, तुम्हें मेरे लिए पवित्र रहना होगा। ये कहते हुए उसने अचानक छटपटाते हुए छोटे भाई को पकड़ लिया और मोहक अंदाज में अपनी आंखें ऊपर उठाईं। मैं इस पर अपना नाम लिखना चाहता हूँ। जी, यूनिया की अनन्य संपत्ति। यानसोंग ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में भावनाओं का एक काला तूफान उमड़ रहा था और वह खतरनाक ढंग से उसके चेहरे को घूर रहा था। अध्याय 417 131 यह वस्तु केवल मेरी है। तीसरा पहर। यूनिया ने धीरे से छुआ और अपने बगल में लेटे व्यक्ति की भारी सांसें महसूस की। अचानक वह बिस्तर से उठी, जमीन पर पड़े बैग में तलाशी ली और उसे एक रिबन मिला। ये बैंगनी रंग का रिबन था, जैसा लड़कियां अपने बालों को बांधने के लिए इस्तेमाल करती हैं, बेहद नाजुक और सुंदर। यूनिया ने एक पेन उठाया और उस पर 5 बड़े अक्षर लिखे, जी यूनिया एक्सक्लूसिव। यानसोंग चुपचाप उसे देखता रहा, अपनी आंखों में उमड़ रहे तूफान को दबाते हुए। यूनिया ने रिबन को अपनी उंगलियों के चारों ओर घुमाया और उसकी ओर एक भान उठाकर कहा, भाई यान, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? यानसोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या मुझे आपत्ति करने का अधिकार है? नहीं। यूनिया ने अचानक यानसोंग को धक्का दिया, जिससे वह बिस्तर पर सीधा लेट गया और फिर उसने उसकी पैंट की ओर हाथ बढ़ाया। यानसोंग की आंखें बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थीं। यूनिया ने हैरानी से कहा, हे भगवान, उसने अनजाने में ही निगल लिया। उस आकार के बारे में सोचकर ही दर्द होता है। यानसोंग ने ठंडी सी आवाज़ निकाली, उसकी आंखें शरारती अंदाज में सिकुड़ गईं। क्या डर गए? यूनिया ने उसकी तरफ देखा और कहा, किसने कहा कि मैं डरती हूँ? उसने झटका दिया। यानसोंग की दबी हुई कराह सुनी, अपना मुंह ढक लिया और धीरे से हंसी, फिर रिबन निकाला और उसे गोल गोल लपेट दिया। अंत में उसने एक सुंदर धनुष बांधा, ये सुनिश्चित करते हुए कि जिस तरफ उसका नाम लिखा था वह दिखाई दे। ये बहुत अजीब लग रहा था। यूनिया ने मुस्कुराते हुए चुंबन के लिए आगे झुकते हुए कहा, आज से इसे उतारने की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि नहाते समय भी नहीं। उस दिन का इंतजार करो जब मैं इसे खुद उतार दूंगी। यानसोंग की सांसें अचानक तेज हो गईं और उसने उसे अपनी ओर खींच लिया, आमने सामने, और धमकी भरे लहजे में कहा, जी यूनिया, 3 साल बाद ये रिबन घिस जाएगा। मैं विरोध कर रहा हूँ, ये बहुत असहज है। विरोध की अनुमति नहीं है। अब तुम्हारे छोटे भाई के पास भी कपड़े हैं, तो असुविधा कैसे हो सकती है? या क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है? मुझे परवाह नहीं है, बस तुम्हें इसे उतारने की अनुमति नहीं है। यूनिया की निर्लजतापूर्ण अभिनय क्षमता बेजोड़ थी। यानसोंग ने आह भरते हुए कहा, मेरी प्यारी, मैं सेना में हर दिन दौड़ती भागती और कूदती रहती हूँ। अगर यह गिर जाए तो क्या होगा? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी मेहनत बेकार जाए। यूनिया ने आंखें घुमाते हुए कहा, अगर यह गिर जाए तो इसे वापस लपेट देना। वैसे भी इसे हटाने की अनुमति नहीं है, लेकिन सेना में इतने सारे लोग हैं, अगर कोई इसे देख ले तो क्या होगा? क्या मेरी प्रतिष्ठा का अब कोई महत्व रह गया है? यूनिया ने गुस्से से घूरते हुए कहा, क्या तुम सच में चाहते हो कि लोग इसे देखें? यानसोंग ने कहा, सेना में सभी पुरुष हैं। हे भगवान, क्या तुम सच में चाहती हो कि पुरुष इसे देखें? यूनिया अचानक उठ बैठी, कहते हैं कि सेना में 10 में से 9 पुरुष समलैंगिक होते हैं। पता चला कि मेरी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष हैं। यानगीत, उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि यूनिया की सोच उसके स्तर से मेल नहीं खाती। अंततः यानसोंग ने ही आत्मसमर्पण किया। किसने उसे इस महिला के प्यार में पड़ने के लिए मजबूर किया? यह विचार वास्तव में काफी रोमांचक था। यूनिया उसके बगल में लेट गई, उसकी बाहों में सिमट गई और उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। तुम कब जा रहे हो? यानसोंग ने अपना हाथ उसकी गर्दन के नीचे डाला, धीरे से उसके कंधे पर थपथपाया और धीमी आवाज में कहा, कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद। यूनिया ने अपनी उंगलियों पर गिनती की। परीक्षा 7 और 8 जून को थी और आज 26 मई है। तो क्या इसका मतलब यह है कि उनके पास केवल 13 दिन बचे हैं? यूनिया की नाक में दर्द होने लगा। अचानक ऐसा क्यों? उसे याद आया कि पिछले जन्म में भाई यान ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद सेना में भर्ती नहीं हुए थे। हालांकि उन्होंने भर्ती तो कर ली थी, लेकिन समय अलग था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या गड़बड़ हुई, और नियंत्रण खो देने की भावना से यूनिया को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल पर कोई भारी बोझ आ गया हो, जो बहुत असहज था। मेरी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, और आप जानते हैं, बचपन से ही मेरा सपना एक सैनिक बनकर अपने देश की रक्षा करना था। यानसोंग भी जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। यह एक ऐसा रास्ता था जिसे उसे अपनाना ही था। मुझे 3 साल का समय दो। 3 साल बाद मेरे तुम्हारे पास आने का इंतजार करो, उन्होंने वादा किया था। यूनिया को इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि वह उसे आगे बढ़ने से रोके, अन्यथा उनमें से कोई भी खुश नहीं रहेगा। वह 3 साल तक इंतजार कर सकती थी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। यूनिया मुस्कुराए और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद थकी हुई यूनिया सो गई।
उसकी हल्की सांसें सुनाई दे रही थीं, गर्म हवा उसकी छाती को छू रही थी। यानसोंग ने अपनी बाहों में सिमटी नन्ही बच्ची को देखा, उसके होठों पर अनजाने में एक मुस्कान आ गई। उसने प्यार से उसके गालों को सहलाया और झुककर उसके माथे पर एक कोमल चुंबन दिया। जैसा कि यूनिया ने कहा था, केवल यानसोंग की बाहों में ही उसे चैन की नींद आती थी। उस रात यूनिया चैन और मीठी नींद सोई। सुबह यूनिया स्वाभाविक रूप से जाग गई। कमरे के पर्दे लगे हुए थे, जिससे बाहर की तेज धूप अंदर नहीं आ पा रही थी, लेकिन फिर भी एक दो शरारती किरणें अंदर घुस आती थीं और फर्श पर धब्बे बना देती थीं। अध्याय 418 131 यह वस्तु केवल मेरी है। तीसरा पहर अंडस्को 2। कमरा थोड़ा धुंधला था। यूनिया ने बगल में हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह अचानक सीधी होकर बैठ गई। कंबल उसके शरीर से हट गया और उसकी गोरी त्वचा का विशाल हिस्सा दिखाई दिया। उसकी गर्दन और छाती पर चुंबन के निशान थे। उसे इन सब बातों की परवाह करने का समय ही नहीं था। वह घबराकर लगभग बिस्तर से उठ खड़ी हुई, चादर को अपने ऊपर लपेटा और नंगे पैर बाहर भाग गई। भाईयान। बैठक का कमरा खाली था और उसे यह सोचकर एक तरह का दुख हुआ कि वह पहले ही जा चुका होगा। तभी रसोई से एक गहरी आवाज आई, क्या तुम जाग रहे हो? यूनिया ने अपना सिर घुमाकर देखा तो उसे एक लंबा युवक एप्रन पहने रसोई में इधर उधर घूमता हुआ दिखाई दिया। बर्तन के ऊपर से भाप निकल रही थी और पूरे कमरे में एक स्वादिष्ट सुगंध फैली हुई थी। कढ़ाई में अंडे चटकने की तेज आवाज कर रहे थे। युवक ने काली टी शर्ट और काली पैंट पहनी हुई थी। वह लंबा और पतला था। खिड़की से आती सुबह की धूप में उसका आकर्षक चेहरा किसी मूर्तिकार की तराशी हुई आकृति की तरह लग रहा था। उसके हाथ में एक चम्मच था और उसने अपना सिर घुमाकर देखा तो पाया कि लड़की वहां केवल एक चादर ओढ़े खड़ी थी, भ्रमित और निर्मल आंखों वाली, मानो मानव जगत में खोई हुई कोई परी हो। अगले ही पल वह जल्दी से दौड़कर उसके पास गई और पीछे से उसे गले लगा लिया। उसकी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लिप गईं और उसका गाल उसकी मजबूत पीठ से दब गया। मुझे लगा था कि तुम चले गए हो, यानसोंग ने उसके हाथ पर थपथपाते हुए कहा। रसोई में धुआं है, जाओ और जल्दी से हाथ धो लो। यूनिया के साथ इतने लंबे समय तक रहने के बाद उसे एहसास हो गया था कि वह बेहद असुरक्षित और विशेष रूप से संवेदनशील थी। बाहर से वह बुद्धिमान और आत्मनिर्भर दिखती थी, लेकिन भीतर ही भीतर वह प्यार के लिए तरसती थी और दूसरों पर बहुत निर्भर थी। हालांकि उसे यह भावना बहुत प्यारी थी, लेकिन उसे उसके लिए गहरा दुख भी होता था। यूनिया ने एक नन्ही बिल्ली के बच्चे की तरह अपना गाल उसकी पीठ से रगड़ा और कहा, भाई यान, सुप्रभात। लेकिन वह जाने को तैयार नहीं थी। यानसोंग ने बेबसी से चूल्हा बंद किया, यूनिया को उठाने के लिए मुड़ी और बेडरूम की ओर चल पड़ी। यूनिया ने मुस्कुराते हुए उसके सुंदर चेहरे को देखा, उसके होंठों के करीब झुककर हल्के से चूमा और पूछा, भाई यान, क्या आप कल रात अच्छे से सोए? यानसोंग ने उसे घूरते हुए कहा, तुम क्या सोचती हो? यूनिया नींद में बेचैन रहती थी, लगातार करवटें बदलती रहती थी और उसने पूरी रात उसे बार बार कंबल ओढ़ाने में बिताई, यहाँ तक कि उसकी बाहों में दर्द होने लगा। अगर वह अच्छी तरह सोया होता तो यह अजीब बात होती। यूनिया ने अपने होंठ दबाए और हल्की सी हंसी हंसी। यानसोंग ने उसे बिस्तर पर लिटाया और कहा, जल्दी से कपड़े बदल लो, नहा लो, मैं खाना परोसने जाता हूँ। यूनिया ने अपने कपड़ों का किनारा पकड़ते हुए कहा, अलमारी में मेरे लिए कपड़े हैं। भाई यान, मुझे उन्हें निकालने में मदद करो। यानसोंग ने हताशा से अलमारी खोलने के लिए कदम बढ़ाया। उसमें महिलाओं के कपड़ों का एक सेट और ऊपर रखे महिलाओं के अंडरवियर के एक सेट के अलावा कुछ भी नहीं था। आंटी डाई बहुत ही विचारशील थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि वह कभी कभी यहाँ रुक सकती हैं, इसलिए उन्होंने कपड़े बदलने की व्यवस्था भी कर रखी थी। अंडरवियर सफ़ेद रंग का था, जिसके किनारों पर बैंगनी रंग की लेस लगी थी और उससे हल्की सी खुशबू आ रही थी। यानसोंग का चेहरा थोड़ा अजीब सा लग रहा था जब उसने उसे उठाया और यूनिया को देने के लिए आगे बढ़ा। यूनिया ने मुस्कुराते हुए इसे स्वीकार किया, यानसोंग के हल्के लाल गालों की सराहना की और यहाँ तक कि शरारती ढंग से उसके निचले शरीर पर एक नज़र डाली। क्या अब भी आपके कपड़े पहनने में आराम मिलता है? यूनिया ने अचानक पूछा। यानसोंग कुछ देर तक स्तब्ध रहा, फिर उसे समझ आया कि वह क्या कहना चाहती है। उसके गाल शर्म से लाल हो गए और वह मुड़कर तेजी से वहां से चला गया। यूनिया ने अपना पेट ढांक लिया, हंसते हुए बिस्तर पर वापस लेट गई। भाईयान वास्तव में शर्मिंदा थे। यूनिया ने अपने कपड़े बदले और अपने बैग से थोड़ा पाउडर निकाला। उसने शीशे के सामने अपनी गर्दन पर बने कई चुंबन के निशानों को धीरे धीरे तब तक छुपाया जब तक वे लगभग गायब नहीं हुए, लेकिन दुर्भाग्य से उसके आज के कपड़े गले से काफी नीचे थे और उन्हें ढक नहीं पाए। नाश्ते में बाजरे का दलिया, 2 अंडे सनी साइड अप और टोस्टेड फ्लैट ब्रेड के साथ फलों का सलाद परोसा गया था। यूनिया को उम्मीद नहीं थी कि यानसोंग खाना बना सकता है। ये व्यक्ति अभी युवा था, लेकिन पहले से ही कई कार्यों में कुशल था। भविष्य में वह अजेय होगा, घर और यात्रा के लिए वास्तव में एक आवश्यक वस्तु। उसकी नज़र कितनी तेज थी कि उसने पहली नज़र में ही उसे पहचान लिया। यूनिया ने एक चम्मच चखा, नर्म और सुगंधित, स्वादिष्ट। भाईयान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप खाना बना सकते हैं। लगता है मुझे सचमुच एक खजाना मिल गया है। यानसोंग उस तरह का बच्चा नहीं था जिसे हर काम आसानी से मिल जाए। जूंग जियू नहीं चाहती थी कि उसके बेटे बिगड़ जाएं, इसलिए उसने माध्यमिक विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद यानसोंग को ग्रामीण जीवन का अनुभव कराने के लिए गांव भेज दिया। उस महीने उसने हर संभव काम किया और रोजाना 2 बाल्टी पानी घर लाना उसकी दिनचर्या बन गई। जब तक आपको ये पसंद आए। मुझे डर था कि यह आपकी पसंद के अनुरूप नहीं होगा, उन्होंने कहा। कल रात इतना तीखा खाना खाने के बाद सुबह पेट को गर्म करने के लिए दलिया खाना ही सबसे अच्छा था। अचानक यूनिया को कुछ सूझा और उसने उसका हाथ पकड़कर उसकी आस्तीन ऊपर खींचकर घाव को देखा जिस पर पपड़ी जमी हुई थी। खाना खाने के बाद मैं तुम्हें दवा लगा दूंगी, उसने कहा। यानसोंग ने अपनी आस्तीन पीछे खींचते हुए कहा, मैं मोटी चमड़ी वाला और मांसल हूँ, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। यूनिया हंसते हुए बोली, ये ठीक नहीं है, इससे संक्रमण और सूजन हो सकती है। अध्याय 419 131 यह वस्तु केवल मेरी है। तीसरा पहर अंडस्को 3।
यानसोंग के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। खाना खाने के बाद यून्या बर्तन साफ करने गई, लेकिन यानसोंग ने उसके हाथों से बर्तन छीन लिए और कहा, तुम आराम करो, मैं संभाल लेता हूँ। जब वह बर्तन धो रहा था, यून्या उसके आसपास मंडरा रही थी और मन ही मन इस बात की प्रशंसा कर रही थी कि उसका भावी पति वास्तव में उसकी देखभाल करना जानता है। ऐसा लग रहा था कि भविष्य में उसे केवल लाड़ प्यार की ही जरूरत होगी। दुर्भाग्यवश यून्या ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन उसे प्राथमिक चिकित्सा किट नहीं मिली। अंत में उसके पास कहने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। भाई यान, मेरे साथ अस्पताल चलिए। यानसोंग ने बेफिक्री से अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं वापस आकर थोड़ी सी मरहम लगा लूंगा। मोहल्ले के प्रवेश द्वार पर दोनों अलग हो गए और अगली मुलाकात का समय तय कर लिया। यानसोंग ने एक टैक्सी ली और चली गई। यून्या अपने दिल में एक खालीपन महसूस करते हुए अपनी कार में बैठ गई। मिस, कहाँ जाना है? डूशान ने आगे की सीट से सावधानीपूर्वक पूछा। यून परिवार के पास वापसी। अपना फ़ोन चेक करते हुए यून्या ने देखा कि कई मिस्ड कॉल आए थे, जिनमें एक अनजान नंबर भी शामिल था, जिस पर यून्या ने एक नोट लिखा था, युनशेन से। हालांकि संख्या केवल एक ही थी, लेकिन उस संख्या को देखकर यून्या के होंठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए और वह मुस्कुरा उठी। ली युआन और वेन देहुआ आज सुबह अपनी फ्लाइट से जियांगजो से रवाना हो गए थे। यून्या ने ली युआन को फ़ोन करके बताया कि वह किसी काम में फंस गई है और उन्हें विदा नहीं कर सकती। ली युआन ने हंसते हुए कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। कॉल के बाद यून्या को आखिरकार अपने मैसेज चेक करने का समय मिला, जिनमें से कई मैसेज यूनजान के थे। अचानक उसे याद आया कि यूनजान ने पिछली रात उसे मैसेज किया था, जिसमें उसने कहा था कि वह एक खास रेस्टोरेंट में उसका इंतजार कर रहा है और उसे वहां जरूर आना चाहिए। उस समय यून्या भाईयान के मामले में व्यस्त थी और बाद में वह इस बात को भूल गई थी। आखिरी संदेश रात 11:30 बजे भेजा गया था, जिसके बाद कोई संदेश नहीं आया। क्या वह सचमुच रात 11:30 बजे तक रेस्टोरेंट में रुका रहा? आखिरी संदेश में लिखा था, हम स्वामी जी, आप अपना वादा नहीं निभा रहे हैं। मैं अब कभी आपकी बात पर ध्यान नहीं दूंगी। यून्या ने आह भरी। उसने वाकई लड़के को गुस्सा दिला दिया था। वह जवाब देने से खुद को रोक नहीं पाए। माफ़ कीजिए, लेकिन कल रात मुझे सच में कुछ ज़रूरी काम था। आपका समय ठीक नहीं है। क्या आप आज जा रहे हैं? अगली बार जब आप आएंगे तो मैं आपको जियांगजो घुमाने ले जाऊंगी और खूब मज़े करवाऊंगी। युनजान शायद अपने फ़ोन के पास ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसके संदेश भेजने के कुछ ही सेकंड बाद उसने जवाब दे दिया, मास्टर, क्या आप अब भी अगली बार की उम्मीद कर रहे हैं? हम्फ। जिस तरह से वह अब भी उसे मास्टर कहकर पुकारता था, उससे ये स्पष्ट होता था कि वह अब भी उसे अपना स्वामी मानता था। माफ़ कीजिए, कल रात मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। बस आपका समय ठीक नहीं था। ऐसा क्या महत्वपूर्ण हो सकता है जो आपके शिष्य से भी अधिक महत्वपूर्ण हो? यदि आप मुझे इसका स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो मैं इसे जाने नहीं दूंगा। वह तो बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है ना? यूनिया ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, अपनी होने वाली सास को सुरक्षित करना। क्या यह इतना महत्वपूर्ण है? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। मालिक, मैंने आपको गलत समझा। बेशक, होने वाली सास ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, क्या आखिरकार आपने उसे पा ही लिया? यूनिया के होंठ ऊपर की ओर मुड़े, उसकी उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर थपथपाने लगी, आपके गुरु के आकर्षण के साथ। बेशक, ये बहुत आसान था। गुरुजी, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। बताए, क्या होने वाली सास वाकई बहुत सुंदर हैं? गुरुजी, मुझे कुछ तरकीबें सिखाए। बच्चा अब परेशान नहीं था, बल्कि उत्सुकता से पूछ रहा था। यानसोंग को खूबसूरत बताना। यूनिया मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। ऐसी सुंदरता जो राज्यों और शहरों को उखाड़ फेंक सकती है, दुनिया की सर्वोच्च सुंदरता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आज गुरुवार था और यानसोंग ने घर वापस जाने के लिए स्कूल से कुछ दिनों की छुट्टी ली थी। अंकल यान गर्दन फैलाकर गेट की ओर देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने यानसोंग को लौटते देखा, वे झुककर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। मेरे प्यारे छोटे मालिक, आप आखिरकार लौट आए। आप कल रात घर नहीं आए और आपने फ़ोन भी नहीं किया। मालकिन बहुत गुस्से में हैं। बाद में उनसे बात करते समय सावधान रहना। यानसोंग ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मुझे पता है। अंकल यान ने चारों ओर नज़र डाली और फिर यानसोंग के पीछे दौड़ने लगे। हे भगवान, छोटे मालिक के लंबे पैरों से उठाए गए हर बड़े कदम के लिए उन्हें 3 कदम उठाने पड़ रहे थे। युवा स्वामी, पिछली बार जब आप पूरी रात बाहर रहे थे तो उस महिला ने मुझसे जांच करवाई थी। मैंने मिस यूनिया के बारे में उससे छिपा कर रखा था। इस बार भी मामला मिस यूनिया से ही जुड़ा होना चाहिए, है ना? यानसोंग ने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा और कहा, चाचा यान, धन्यवाद। अंकल यान हल्के से हंसे और जल्दी से हाथ हिलाते हुए बोले, आप मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं, छोटे मालिक? असल में अगर मालकिन को पता भी चल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस मिस यूनिया पर इसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा। बेहतर होगा कि आप दोनों के बड़े होने तक इंतजार करें, तब मालकिन को बात स्वीकार करना आसान होगा। बस आगे से सावधान रहना। मालकिन को पता न चलने देना, वो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा समझदार हैं। यानसोंग बैठक कक्ष में दाखिल हुई, जहां जुआंग शियुए सोफे पर बैठी थी और उसकी भौहें नाखुशी से सिकुड़ी हुई थीं। कल आपकी रात कहाँ बीती? यानसोंग ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मैं एक दोस्त के घर फुटबॉल मैच देख रहा था। बहुत देर हो गई थी, इसलिए मैं वहीं रुक गया। संयोग से मेरे फ़ोन की बैटरी भी खत्म हो गई। कौन सा दोस्त? यानसोंग ने पहले सू जून का नाम लेने की सोची थी, लेकिन जून जियू जानती थी कि सू जून उसके सबसे करीब है और मौका मिलते ही उससे पुष्टि कर लेती। सू जून की नासमझी को देखते हुए वह अपनी माँ की पैनी नज़रों को धोखा नहीं दे सकता था। अध्याय 420, 131। यह वस्तु केवल मेरी है। तीसरा पहर _4। अगर मैं तुम्हें बता भी दूँ तो भी तुम उन्हें पहचान नहीं पाओगे।
अगर तुम मुझे बताओगे ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? जुआंग शियू ने अचानक मेज पर हाथ पटका। तुम सचमुच बहुत माहिर हो गए हो, है ना? अब तो तुम रात भर बाहर रहते हो, हमेशा बुरे लोगों के साथ घूमते हो, तरह तरह की बुरी आदतें सीख रहे हो। अगर तुमने कुछ गैरकानूनी काम किया और यान परिवार का नाम खराब किया तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। जुआंग शियू की आंखें सख्त थीं और उसकी आवाज़ ठंडी थी। यान सोंग ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, माँ आप बहुत ज़्यादा सोच रही हैं। उसी क्षण यान के अपने सेलों को पीठ पर लादे हुए सीढ़ियों से नीचे आया। भाई तुम वापस आ गए, है ना? कल रात मौज मस्ती करने कहाँ गए थे? बोलते समय वह यान सोंग के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, सिसक रहा था, उसकी आंखें लगातार चमक रही थीं और कभी कभी उनमें एक तीखी चमक दिखाई देती थी। भाई तुम औरत जैसी महक रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने पूरी रात किसी औरत के साथ बिताई हो? यान सोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और खतरनाक ढंग से उसे घूरने लगा। अगर जुआंग शियुए ने इस बारे में कुछ नहीं कहा होता तो शायद उसे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन महिलाओं की बात आते ही वह भड़क उठी। यान सोंग तुम महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम सचमुच निराशाजनक हो। तुम्हारी उम्र कितनी है? किस मोहक स्त्री ने मेरे बेटे को बहकाने की हिम्मत की? मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। यान सोंग ने भौहें चढ़ाईं और आगे बहस न करने की इच्छा से अपना बैग उठाया और ऊपर की ओर चल दिया। रुको यान सोंग, तुम यहीं रुक जाओ। जुआंग शियुए तब तक चिल्लाती रही जब तक उसकी आवाज़ बैठ नहीं गई, लेकिन यान सोंग ने उसकी बात अनसुनी कर दी। जुआंग शियू इतनी गुस्से में थी कि उसकी सांसें रुक रही थीं। यान सोंग उसे पागल कर रहा था। इतनी कम उम्र में महिलाओं के साथ मेलजोल रखने के बाद बड़े होने पर उसका क्या होगा? यान के ने जीभ बाहर निकालते हुए कहा, मैं अभी मजाक कर रहा था। मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं औरत की गंध नहीं पहचान सकता। माँ मेरे भाई को गलत मत समझो, वह स्वच्छता को लेकर इतना जुनूनी है, वह किसी औरत के साथ यूं ही कैसे रह सकता है? जून जियुए यान के तेजी से ऊपर की ओर भागा, जबकि यान सोंग अपने कपड़े लेकर बाथरूम की ओर चल पड़ा। उसे अंदर जाते देख यान के ने एक ऐसी खौफनाक मुस्कान दी जिससे यान सोंग बुरी तरह कांप उठा। फिर एक जोरदार धमाके के साथ यानके ने बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। किसी चीज ने यानके की पतलून के पांव को खींचा। उसने नीचे देखा तो पाया कि अजीब अपने अगले पंजों से उसकी पतलून को पकड़े हुए है। उसकी निर्मल हरी आंखें ऊपर उसकी ओर देख रही हैं, जो इतनी मार्मिक है कि किसी का भी दिल पिघल जाए। मेरी प्यारी अजीयू, यानके ने उसे गोद में उठाया और उसके मुलायम सफेद फर को सहलाया। बाथरूम के दरवाजे से टिककर अंदर बहते पानी की आवाज सुनने लगा। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। उसने कहा, भाई मैंने माँ से झूठ बोला था, मैंने सचमुच तुम पर एक औरत की खुशबू महसूस की, एक बहुत ही जानी पहचानी खुशबू। मैंने इसे पहले भी एक औरत पर महसूस किया है। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि यह किसकी खुशबू है? काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया और यान के ऊपर मुंह फुलाते हुए बोली, अजीयू ऐसे उबाऊ गुरु के साथ रहना मुश्किल है। क्यों ना तुम मेरे पीछे आ जाओ, तुम्हें एक शानदार, रंगीन और मजेदार जिंदगी मिलेगी। म्याऊं, अजीयू ने उसकी आस्तीन खींची। ओह मेरी पीड़ा अजीयू, आह भरते हुए सिर हिलाते हुए यानके ने कहा, भाई मैं तुम्हारा छोटा भाई होने के नाते तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा, पर तुम ठीक से बर्ताव नहीं कर रहे हो। यूनिया बहन की उम्र कितनी है? क्या वो इस साल 16 साल की भी हुई है? तुमने उस पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे की? तुम जानवर से भी बदतर हो। और उसने अजीयू के कान के पास झुकते हुए शरारती अंदाज में फुसफुसाया, यूनिया बहन का शरीर इतना नाजुक है कि वो शायद 3 दिन तक बिस्तर से उठ भी ना पाए। हे मैं ये सब एक बिल्ली को क्यों बता रहा हूँ, तुम मुझे समझ ही नहीं सकती। अजीयू ने पलकें झपकाईं, मानो वह कुछ समझ ना पा रही हो। अरे हाँ भाई, क्या तुम सेना में भर्ती होने वाले हो? क्या इसे एक छोटे से प्रेम प्रसंग के बाद परित्याग माना जाएगा? सेना में इतना व्यस्त मत हो जाना कि तुम्हें मांस सब्जी की परवाह ही न रहे, और प्लीज किसी साले को घर मत लाना। बहन यूनिया के लिए यह बहुत दुखद होगा। और हाँ, कभी भी सार्वजनिक स्नानघर में मत जाना। छोटा भाई तुम्हें चेतावनी दे रहा है, मैं तुम्हारी पवित्रता की रक्षा कर रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है साबुन गिरने का क्या मतलब होता है? चलो मैं तुम्हें समझा देता हूँ ताकि तुम तैयार रहो। जब तुम नहा रहे होते हो और साबुन फिसलन भरा होता है और वह फर्श पर गिर जाता है, फिर जब तुम उसे उठाने के लिए जुटते हो, स्नानघर में इतने सारे नए लोग हैं, कोई तुम्हारा फायदा उठा सकता है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हाँ 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 भाई, उस दृश्य की कल्पना मात्र से ही मुझे इतनी हंसी आ रही है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। मुझे थोड़ा आराम चाहिए। उसके बाद तो तुम खुलेआम हरी टोपी पहनोगे, इसलिए अगर यूनिया बहन किसी और को ढूंढ लेती है तो ये स्वाभाविक ही है। या शायद मुझे उसकी देखभाल करने का कठिन जिम्मा उठाना चाहिए। माँ हमें साथ देखकर खुश होंगी, और भले ही वह पहले तुम्हारे साथ रह चुकी हैं, छोटे भाई को कोई आपत्ति नहीं है। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।